2, 1. तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। आज हम 12th कॉमर्स के अकाउंट का पहला वीडियो लेके आए। तो बेसिकली देखो 12th कॉमर्स का जो आपका अकाउंट है ये 11th कॉमर्स के अकाउंट का एकदम कंटिन्यूशन आप समझ सकते हो। बरोबर लास्ट में वहाँ पे देखो आपका लास्ट चैप्टर था फाइनल अकाउंट करके, आपका सेकेंड लास्ट था, लास्ट आपका सिंगल एंट्री था। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली आपने क्या किया था, वहाँ पे जो आपका सोल ट्रेडर था, सोल ट्रेडर मतलब आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आपका जो बिजनेस करने वाला था वहाँ पे सिंगल पर्सन था, उसके आप फाइनल अकाउंट मेंटेन करते थे। फाइनल अकाउंट में आपने 3 अकाउंट बनाए, 3 बुक बनाते थे, उसको आप टैली करते थे। बस वही चीज़ आपको ट्वेल्थ में भी पहले चैप्टर में है। बस यहाँ पे क्या होगा, आपका पार्टनरशिप बोला है, मतलब यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 पर्सन का रहेगा वो बिजनेस। बरोबर, तो देखते हैं हम, इसी के साथ वीडियो चालू करता हूँ मैं। तो बेसिकली देखो 12th अभी 11th कॉमर्स में आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो आपका अलग चीज़ है, बट 12th कॉमर्स में आपका जो अकाउंट है ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है एज अ परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 12th में। तो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न बेसिकली देखो आपके 100 मार्क्स के होते हैं अकाउंट, बरोबर। अब 100 मार्क्स में से आपका 20 मार्क्स कॉलेज से मिलता है, ओरल वाइवा नोट्स ये सब मिला के, और 80 मार्क्स के आपके रिटर्न पेपर होते हैं, बरोबर। अब वो 80 मार्क्स का आप पेपर पैटर्न अगर देखने का कोशिश करोगे तो उसमें आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 60 मार्क्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो 20 मार्क्स से जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसमें आपको कुछ ऑप्शन नहीं होते, बट आपका जो 60 मार्क्स, जो आपका 60 मार्क्स बचता है प्रॉब्लम, उसमें देखोगे तो आप 96 आपका विथ ऑप्शन आता है, जिसमें से आपको 60 मार्क्स आपको स्कोर करना होता है, बरोबर। तो पेपर पैटर्न अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्टिंग में 20 मार्क्स होता है, जिसमें 5-5 मार्क्स के आपके ऑड मैन आउट आ सकते हैं, वन सेंटेंस आ सकते हैं, आपके वर्ड लिखने को आ सकते हैं, सिंगल सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिखने को, या फिर आपको वहाँ पे ट्रू फॉल्स आ सकता है, एग्री डिसएग्री आ सकता है, मैच द कॉलम दे सकते हैं बना के। तो ये सब चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा क्लियर करने का है तो इसके लिए आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अभी देखो अकाउंट आपका इतना भी थियरी बेसिस पे नहीं जाता, अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे खासा स्कोर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम के लिए आप मैक्सिमम प्रॉब्लम करेंगे, इलस्ट्रेशन करो, उसके बाद जितने भी आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज के वो कीजिए, वो भी आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा स्कोर करने में। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करो, जिससे आपको पता चले आपका लेवल कितना है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने वीडियो में करने वाले हैं, तो हम सब कवर कर लेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। तो बेसिकली अगर पेपर पैटर्न देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपसे आपके चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों में से कोई 2 चैप्टर के दो एक एक क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एनी वन करना होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके 8 मार्क्स के होते हैं, इसमें 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर के आते हैं। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 7 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो होता है 12 मार्क्स का होता है, और चैप्टर नंबर 2 में से आता है। चैप्टर नंबर 2 मतलब एनपीओ का आपका। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का आता है। तो ये अगर ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आपके कंफर्म है 12-12 मार्क्स के, तो आप ट्राई करो कि ये 2 चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे से हो जाए तैयार करके, जिससे आप ये 12 के 12 आप स्कोर होने चाहिए आपके, सो दैट ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये 24 का 24 हमें चाहिए कैसे भी। तो इसी के साथ देखो अभी चैप्टर में डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाओगे तो कुछ कुछ वहाँ पे टर्म आएंगे जिसका आपको समझेगा नहीं कि टर्म का मीनिंग क्या होता है, या फिर इसकी एंट्री कौन से बुक में आएगी। डायरेक्ट देखो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करना है, अकाउंट आपके याद करने के बेसिस पे जाता ही नहीं है। अकाउंट है तो आपको जितना ज़्यादा आप समझ के रखोगे उतना इजीली आपको सॉल्व करने में होगा, बरोबर। तो उस बेसिक पे थोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि हर चैप्टर का पहला वीडियो जो मैं थोड़ा आपको बेसिक ले लूँ थ्योरी बेसिस पे, बाकी आगे के जितने वीडियो देंगे उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब देखो यहीं पे आपके चैप्टर के नाम में ही आपको हिंट है कि यहाँ पे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब अब यहाँ पे आप पार्टनर के बारे में पढ़ोगे। अब पार्टनर है तो सिंपल सी बात है, इसमें अकेले तो पार्टनर को होता नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस आप चालू कर रहे हो, अगर पार्टनर की बात करोगे तो यहाँ पे कम से कम अपने के आपके 2 लोग तो होने ही चाहिए। इसी बेस पे आप देखो यहाँ पे आपके बुक में काफ़ी थियरी है, 40-50 पेज का थियरी है। तो मैं सब नहीं, मैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही आपको करा देता हूँ, मैंने नोट्स बनाया है, वो नोट्स के थ्रू मैं आपका फटाफट थियरी वाले पार्ट करा देता हूँ। तो देखो अब इसमें यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट आपको क्या बोलता है, एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आपका देखो जो भी मैंने बोल्ड किया है, जो भी यहाँ पे आपको बोल्ड दिख रहा है, ये समझो ये बोल्ड है, मतलब इसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा है, टैक्स एक्ट आपको क्या 1961 फाइनल फाइनेंशियल ईयर। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, अभी जो एक्ट है 1961 का, ये क्या बोलता है कि फाइनल ईयर कभी चालू होता है आपका, फाइनेंशियल ईयर कभी चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके चालू होता है, और एंड कभी होता है 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखो ये चीज़ कंफर्म है, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, कितने भी आप आगे
बड़ा स्टडी करने जाओ, सीए के लिए जाओ या किसके लिए भी जाओ, ये एकदम बेसिक वाला चीज़ होता है जो आपको पता ही होना चाहिए। फ्यूचर में मान लो अगर आप कोई बड़े अकाउंटेंट बनते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझा? अभी अकाउंट स्टूडेंट है मतलब समझ जाओ अपना, आप बना लो कि आपका न्यू ईयर जो होने वाला है कभी होएगा 1 अप्रैल को होएगा और आपका जो लास्ट डे है कभी 31 मार्च को होएगा। बरोबर, अकाउंट वाले स्टूडेंट के लिए यही न्यू ईयर होता है। तो ये चीज़ें दिमाग में डालो। अब क्या बोलते हैं, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल नॉन एज पार्टनर्स। क्या बोला है, आप देखो जब भी जो भी पार्टनर आपके आए हैं, बिजनेस करोगे आप, बिजनेस करोगे, दो लोग मिलके करेंगे बिजनेस, बराबर, पार्टनरशिप है तो वहाँ पे जो दो लोग हैं वो दोनों क्या है, पार्टनर, एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पार्टनर। और जो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्म। बरोबर। आगे क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। अब ये देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है। अब मान लो आपने कोई बिजनेस चालू किया, आपने कोई बिजनेस चालू किया, अब बिजनेस चालू करते हैं तो उसका कुछ देखो मोटिव है आपका पैसा कमाना। अगर आप पैसा कमाने के मोटिव से आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। अगर मान लो आपने लोगों को सर्विस देने के लिए चालू किया है, लोगों का लाइक आप बोल सकते हो सोशल वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो, तो आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जाता है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रू फॉल्स में पूछ लेता ही है। आगे क्या बोलता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सही बात है। अगर आप मान लो सिंगल बिजनेस चला रहे थे, अगर आप किसी को ले रहे हो अपने बिजनेस में तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे कि ज़्यादा लोग आएंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। बरोबर, हम थोड़ी किसी के साथ हाथ मिलाएंगे कि बिजनेस में आ जाए बिजनेस का लॉस हो जाए। हम हमारा मेन प्रॉफिट तो ये हमारा मेन यही आएगा ना, मेन हमारा यही रहेगा कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है। आगे क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन द पार्टनरशिप। देखो अब आपको 1 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन पूछ सकता है, मतलब व्हाट इज पार्टनरशिप। तो यहाँ से आप ये जो बोल्ड दिखा है ना, इट इज रिलेशन बिटवीन, तो ये चीज़ें आप लिख देना वहाँ पे, इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या इसका मतलब क्या है, अभी ये लाइन में क्या बोला है कि देखो जो भी आपका पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो लोग आते हैं साथ में और वो साथ में एग्रीड करते हैं, साथ में वो लोग आते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। बरोबर। आगे क्या बोलता है, पार्टनरशिप आर जॉइंट एंड सर्वल लाइबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। अभी इसका मतलब क्या है, मान लो बिजनेस में आपका जो भी होने वाला है तो दोनों पार्टनर जो है जॉइंट एंड सर्वल है, मतलब दोनों का बरोबर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। आगे क्या देखो, अब यहाँ पे आपके ये जो ये, अब देखो इसके बेस पे काफ़ी थियरी है आपके उसमें, मैं क्या किया हूँ, मैं बस यहाँ पे वो चार्ट उठा लिया हूँ, ये चार्ट के बेसिस पे एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो चार्ट है देखो, पहला जैसे कि एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट सिंपल सा बात है, कभी भी बिजनेस चालू करेंगे तो हम एग्रीमेंट बनवाएंगे ही बनवाएंगे। तो जब भी पार्टनर लोग साथ में आके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड करके। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड करके पूछ लिया, जस्ट आपको यही लिखने का है, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। बरोबर, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अभी सिंपल सा बात है, अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनवाओगे तो फ्यूचर में हो सकता है दोनों पार्टनर के बीच में मिसकंसेप्शन होगा, उसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। बरोबर, या बिजनेस को मतलब बिजनेस को हार्म हो सकता है। तो अगर आपका एग्रीमेंट है तो उसके बेस पे आप फ्यूचर में आपके बिजनेस को उसके हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो कि कितना आपका प्रॉफिट लॉस है, कितना उसको पैसा जाएगा, कितना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब चीज़ें तो पहले ही लिख के रखनी पड़ेगी ना। उसके बाद अगला क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट। अब प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, अगर मान लो आपने आपने चालू किया है पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में मान लो दो लोग हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एजेंट होंगे। और उनको छोड़ के जो बाकी लोग रहेंगे वो लोग क्या होंगे, उनके एजेंट, उनके आपके प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं और जो भी बचे हुए लोग हैं वो लोग क्या है, वो लोग के प्रिंसिपल है। अब लॉफुल बिजनेस, अगला इसका है लॉफुल बिजनेस। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड टर्म है पार्टनरशिप। अब लॉफुल बिजनेस मतलब क्या, लॉफुल मतलब होता है कि जो मतलब लॉ के हिसाब से आपका बिजनेस चले। सिंपल सी बात है, मतलब मान लो आपने कोई बिजनेस चालू किया तो ऐसा बिजनेस चालू करो जो कानूनी हो, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। मान लो आपने कोई बिजनेस चालू किया है, जैसे मान लो अभी देखो आप बिजनेस चालू करोगे तो ऐसा थोड़ी बिजनेस चालू करेगी, चलो अभी साथ में मिलकर हम लोग चोरी का बिजनेस चालू करेंगे या किडनैपिंग का बिजनेस चालू करेंगे। अभी ये सब चीज़ें थोड़ी होगी, गवर्नमेंट थोड़ी इसको अलाउ करेगी। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं ना। तो हम ऐसा बिजनेस चालू करेंगे जो मतलब लॉफुल हो, मतलब सही बिजनेस हो। अगला क्या बोलता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सिंपल सा बात है, आप बिजनेस चालू करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो पहले ही आपको क्या है, आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि कितना शेयरिंग होने वाला है पार्टनर के बीच में। अगर मान लो शेयरिंग नहीं है तो फ्यूचर में फिर जाके मिसकंसेप्शन, दोनों में झगड़ा होगा। बरोबर, तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले ही हम लिख लेते हैं। अगर मान लो आपने डिसाइड ही नहीं किया है, आपने एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इक्वली मिलता है। मान लो अगर आपको बिजनेस में 1,000 का लॉस हुआ है, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे केस में अगर आपने लिखा है, रेशियो लिखा है कि भाई 2:3, 5:6, ये अगर लिखा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो ऐसे केस में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा।
अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछता है बार बार आपको एग्जाम में कि पार्टनरशिप में आपका लाइबिलिटी कैसा होगा। तो याद रखना, पार्टनरशिप जब भी चालू करोगे दो लोग मिलकर, तो उसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड मतलब बोलना चाहता है कि बिजनेस में जितना आपका लॉस होगा, मान लो जितनी लाइबिलिटी होगी, जितना आपको बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा, उतना सब आपको जेब से ही जाएगा। पर अगर बिजनेस में मान लो 1000 का जरूरत है तो 1000 आपको जेब से डालना पड़ेगा। इसमें कुछ लिमिट नहीं है कि मान लो इतना लॉस हुआ इसके बाद आप अपने जेब से नहीं डालोगे। जितना बिजनेस में पैसा घुसेगा उतना आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा। समझा? अगला क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन। अब सिंपल सा बात है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपकी कंपनी का, बरोबर। तो अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसा पूछता है? आपको पूछता है कि मान लो इंडिया में सब जगह कंपलसरी है क्या रजिस्ट्रेशन करवाना? तो इंडिया में सब जगह कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्पेशली जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में आप कोई भी कंपनी चालू करोगे, कोई भी पार्टनरशिप फर्म आप चालू करोगे, तो वहाँ पे आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मांगता है, बराबर। तो ये चीज़ें याद रखना। आगे क्या बोलता है? जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब सही बात है, अब अगर आप पार्टनर लोग मिलकर चालू करोगे, दो पार्टनर मिलकर बिजनेस चालू करोगे, तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, अब दोनों का इक्वली उसमें हक होगा। समझे? मतलब दोनों इक्वली उस पर अपना हक जमा सकते हैं, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए, दोनों साथ में, मतलब जितना उसको हक है उतना उसको भी हक से, साथ में ऑनर करने का, साथ में मैनेज करने का, साथ में डिसीजन लेने का। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर वो ज़्यादा डिसीजन ले सकता है, एक पार्टनर है जिसको इतना कुछ उसको हक नहीं है कि वो वहाँ पे डिसीजन ले। दोनों का इक्वल है वहाँ पे। आगे प्रिंसिपल एजेंट, ये मैंने आपको बताया, ये देखो वही वाला पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट, कि दोनों जो पार्टनर है एक दूसरे के एजेंट रहेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे क्या एक दूसरे के प्रिंसिपल कहलाएंगे। जैसे मान लो ए और बी दो लोग पार्टनरशिप हम चालू किए, तो जो ए है बी का एजेंट है, जो बी है ए का एजेंट है। बाकी जो मान लो और भी बिजनेस में लोग रहेंगे ना, और भी बिजनेस में कोई ना कोई तो रहेगा ही ना, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। मान लो डेटा हो गया तो डेटा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्रेडिटर हो प्रिंसिपल हो गया। अगला डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? डिजोल्यूशन मतलब सिंपल से याद रखो, डिजोल्यूशन मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मान लो आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, तो पार्टनरशिप फर्म का बंद करना है, तो वो बंद करने के टाइम पे भी आपको ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा ना, किसको कितना कैपिटल देना है, किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए पार्टनरशिप, और फिर मान लो जो एसेट है किसको मिलेगा दोनों पार्टनर में, तो ये सब भी आपको पहले ही एग्रीमेंट में लिख के रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एक बार मैं वापस से रिकेप करा देता हूँ। एग्रीमेंट मतलब रिटर्न रिटर्न एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोले थे, बराबर। प्रिंसिपल एजेंट बताया मैंने। लॉफुल बिजनेस मतलब आपका कानूनी बिजनेस होना चाहिए, चोरी चकारी का बिजनेस नहीं चालू करना है। शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉस, दोनों में कितने अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा, अगर कुछ नहीं है तो इक्वली। लाइबिलिटी कैसे आएगी? अनलिमिटेड, जितना पैसा घुसेगा जेब से डालना पड़ेगा आपको। अगला रजिस्ट्रेशन याद रखना, इंडिया में सब जगह कंपलसरी नहीं है, बट महाराष्ट्र में कंपलसरी है। जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट मतलब दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बरोबर। प्रिंसिपल एजेंट ये वही हो गया। डिसोल्यूशन मतलब क्लोजिंग ऑफ आपका पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगला क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शन इन इंडिया। देखो वही चीज जो मैंने बोला कि इंडिया में भाई कंपलसरी नहीं है सब जगह, कुछ कुछ जगह कंपलसरी है, बट कहाँ पे कंपलसरी है? कहाँ पे कंपलसरी है? महाराष्ट्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्या बोलता है? मिनिमम 2 पार्टनर आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 लोग। अब सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप चालू करोगे तो 2 लोग तो मांगते हैं ना पार्टनर बनाने के लिए। ऐसे कैसे है? अकेले कोई पार्टनरशिप हम चालू कर सकते हैं? अकेले किया तो सोलो में आ जाएगा, तो फिर तो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा ना, सोल बिजनेस हो जाएगा वो तो फिर। तो याद रखना मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ये अगला पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन लिखा था, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वही चीज़ कि जो वो लोग एक दूसरे के बीच में लिख के लेते हैं ना, एग्रीमेंट बना के लेते हैं, उसको ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगला क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल फॉर पार्टनरशिप। अब आर्टिकल मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हो आप, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा जब भी मान लो आप फ्यूचर में कभी भी मान लो अगर आप जाते हो कोर्ट में कुछ भी रिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर केस भी अगर आप करते हो पार्टनर लोग, तो वो केस में आपका पार्टनरशिप डीड वहाँ पे सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। देखो क्या बोला है? लॉफुल होना चाहिए ना, कुछ भी बिजनेस थोड़ी चालू कर दोगे आप। आगे क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी क्या देखो, अगर मान लो आपका पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और मान लो अगर नहीं है, अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना के लिया है, तो ये केस में क्या क्या कैसे होगा, वो चीज़ें यहाँ पे कुछ दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बोला है? अगर जब आपका वेन देयर इज नो पार्टनरशिप फर्म, अगर वहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, अगर वहाँ पे नहीं है, तो ये केस में क्या, अगर वहाँ पे आपने एग्रीमेंट नहीं बना के लिया है, तो कैसा उनको पार्टनरशिप प्रॉफिट कैसे शेयरिंग होगा? इक्वल रेशियो में, मतलब इक्वल इक्वल, आधा आधा। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मान लो आपने लिख के नहीं लिया है, आपने एग्रीमेंट में लिखवा के नहीं लिया है कि आपका जो ड्रॉइंग होएगा उस पर कितना इंटरेस्ट देने का है, कितने महीने पे देने का है, बरोबर। तो ऐसे केस में क्या होएगा? जब भी इंटरेस्ट लोगे ड्रॉइंग पे, तो आपको क्या दिमाग में, अगर आपने लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो 6 मंथ पे आपको इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज होगा। अगला इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। अगर मान लो लोन आपने डिसाइड किया है
कितना पार्टनर को मिलेगा, बरोबर, कितना इंटरेस्ट पार्टनर को भरने का। अब याद रखना पार्टनर का लोन मतलब हो गया कि पार्टनर ने लोन लिया है, बरोबर, और बिजनेस में डाला है, तो ऐसे केस में बिजनेस को पार्टनर को रिटर्न देना होता है लोन, और साथ में उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पार्टनर को मिलता है। तो वही यहाँ पे आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। तो अगर मेंशन किया है एग्रीमेंट में तो ठीक है, नहीं मेंशन किया है तो 6%। ये चीज़ें याद रखना है, ये 6 मंथ 6%, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है। याद रखना आपको ज़्यादा कुछ यही पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं वीडियो में कराऊंगा बस वही चीज़ पढ़ो, आपके ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 के हो जाएंगे। कोई भी कहीं से पूछेगा आप कैपेबल हो गए कि आप आंसर कर सकते हो। आगे क्या बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या बोलता है अगर कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन डूइंग आपने समझा 6 मंथ पे आपको देने का है। अब कैपिटल का देखो ऐसा नहीं है, अगर कैपिटल का आपने नहीं लिख के लिया है तो उसमें आप नहीं दोगे चलेगा, उसमें कंपलसरी नहीं होता है। इतना क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब देखो थियरी है, थोड़ा सा वीडियो अगर आपको बोरिंग जाएगा तो मैं देखो अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा थियरी आपको सुन के लेना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। अभी इसमें ज़्यादा कुछ मैं ऐसा करा नहीं सकता। मैंने क्या ट्राई किया है कि जो 40 पेज आपको वहाँ पे दिया है थियरी का, उसको मैं 2-3 पेज में करके दे रहा हूँ। लेकिन देखो अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आपको नहीं बोल के आप सोचोगे कि अब ये चैप्टर का जो वेटेज है 16 मार्क्स का वेटेज है, 12 मार्क्स का आपका प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स का आपका ये थियरी, तो 4 मार्क्स भी बहुत होता है ना अगर आपको स्कोर करना है तो। और ज़्यादा कुछ थियरी तो इतना आता नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा आपको 1.5 पेज का आंसर लिखने को आएगा, बस ये बेसिक बेसिक एक एक लाइन का एक एक लाइन का ये चीज़ आप देखो, ऐसा भी नहीं कि याद करना है, समझ के ले लिया ना इनफ है। एक बार अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई ठीक है एग्रीमेंट नहीं बना है तो इक्वल रेशियो शेयरिंग होगा, तो आपको लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाएगा वो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बार बार उसको याद करने वाली चीज़ है। समझ आए? तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा वीडियो में, हर एक लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन जितना मैं वीडियो में बोल रहा हूँ यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है उसमें से। अगला आपको मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ना आपको एक क्वेश्चन में लिख के देता है, आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि करंट अकाउंट बनाओ, आपको बोल देता है, तो करंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सब समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है आपको पता होगा, अभी जो पार्टनर, अभी कैपिटल क्या होता है सबसे पहले, जो देखो जो ओनर होता है बिजनेस का, वो जो पैसा डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सिंपल सा बात है, अगर मान लो मैं कोई बिजनेस चालू कर रहा हूँ, शुरुआत में कुछ ना कुछ मेरे को इनिशियल वैल्यू डालना, इनिशियल पैसा डालना पड़ेगा ना उसमें, वही कैपिटल हो जाएगा। तब उसको उसका जो हम बनाते हैं अकाउंट, उसका भी देखो 2 टाइप का मेथड होता है, 2 टाइप से बना सकते हो उसका अकाउंट आप। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बरोबर, इतना याद रखना। अब फिक्स वाले में जब आप बनाओगे तो उसमें आपको 2 टेबल बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में बस एक ही टेबल बनता है, बस कैपिटल अकाउंट बनता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट के बेस पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बच्चे लोग कि करंट अकाउंट कौन से वाले मेथड में बनाते हैं। तो देख लो खुद ही करंट अकाउंट कौन से मेथड में दिख रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड में, याद रखना याद रखना। और फिक्स कैपिटल मेथड में हम ट्राई करते हैं कि जो पार्टनर का कैपिटल है वो कैसा वेरी ना करे, वो जितना शुरुआत में उतना ही हम बना के रखें, लास्ट तक हमको क्या से अनचेंज करना होगा। अनचेंज मतलब जितना है उतना ही सेम रखना पड़ता है, तो इसीलिए उसको फिक्स बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग में साफ साफ दिख रहा है, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होते रहेगा, बस इतना दिमाग में याद रखना, फ्लक्चुएटिंग चेंज हो या फिक्स में फिक्स रहेगा, बरोबर। इसमें आपका करंट अकाउंट बनाना पड़ता है कैपिटल के साथ, इसमें खाली और खाली आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है बस, बराबर। तो यहाँ देखो वही बोला है इन फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर, देखो वही चीज़ मैंने बोला ना, अनचेंज रहता है। पार्टनर का जो कैपिटल है कैसा है, कॉन्स्टेंट दिखाओगे आप, हैंस नीड टू क्रिएट कैपिटल अकाउंट एज वेल एज, इसलिए आपको 2 चीज़ बनाना होता है, एक कैपिटल एक करंट, बरोबर। अब कैपिटल में देखो उसका कैपिटल का जो भी पैसा रहेगा बस उसको लिखने का। करंट में देखो आप पार्टनर जो है तो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर को कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को देखो पार्टनर अगर ड्राइंग किया है तो वो भी दिखाना पड़ता है, पार्टनर को कैपिटल ऑन, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब दिखाना पड़ता है। तो हम इस टेबल में खाली कैपिटल टेबल में नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे उसके लिए अलग टेबल बनाएंगे करंट अकाउंट करके, बरोबर, इसलिए 2 टेबल। बट कैपिटल में ईजी है, कैपिटल में एक ही टेबल बनाने का, सब उसी में दिखा देने का, बरोबर। अब ये कैसे होता है देखो, ये भी मैं दिखा देता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में से दिखा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको समझिए। देखो ये आपको यहाँ पे देखो जो फॉर्मेट दिया है, बरोबर, ये पहला फिक्स आपका फिक्स कैपिटल मेथड है, बरोबर। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब वापस से मैं बता देता हूँ, इसमें आपको 2 टेबल बनाना पड़ेगा, एक आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर का कैपिटल बनाना पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो याद रखना कोई भी जिंदगी में आपको कभी भी पूछे कि पार्टनर का करंट अकाउंट कौन से मेथड में बनता है, तो बच्चों आपको क्या बोलना है वहाँ पे, पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा फिक्स कैपिटल मेथड में। क्लियर है, फिक्स कैपिटल मेथड में ही आपको करंट अकाउंट दिखेगा पार्टनर का। तो इसका देखो फॉर्मेट क्या है, अब यहाँ पे टू बैलेंस बी डी, तो देखो जो सिंपल सा हम यहाँ पे ये जो सी डी आया, सी डी कब आता है, बी डी ये सब सॉल्व करने के बाद आएगा। याद रखना आप जब भी चालू करते हो, कोई भी आपका जर्नल भी आपने किया होगा, आपने जर्नल से लेजर बनाया होगा, तो पहले हमारा बी डी आता है। भाई बी डी मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है। अब मान लो 2019 का आप बुक बना रहे हो, अकाउंट बना रहे हो, बराबर, 2018 में जो पैसा आपका लास्ट में खत्म हुआ है, क्लोजिंग जो है वही आपका अगले वाले में बी डी बन के जाता है, बैलेंस। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी करके लिखेंगे, आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। कैश, अब देखो याद रखना इसमें 2 ही 3 ही चीज़ आता है, ये साइड ये टेबल में जो है ना आपका खाली 3 चीज़ आपका ये साइड क्रेडिट साइड आता है, याद रखना। डी आई मतलब डेबिट, सी आई मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो, और मान लो अगर कुछ कैश है, अगर बिजनेस में अगर कुछ कैश उसने एडिशनल डाला, मान लो पार्टनर है, शुरुआत में उसका बैलेंस मान लो 10,000 था, बाद में क्या उसने और कैपिटल डाला,
10,000 का कैश डाला तो वो भी आपका इसी टेबल में दिखाने का है कि कौन से टेबल में, कैपिटल अकाउंट में। फिर और मान लो एसेट भी डाला है, वो कंप्यूटर परचेज कर रहा है तो वो भी आपको यहीं पे दिखाना पड़ेगा, बरोबर। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही 3 चीज़ याद रखना, एक बैलेंस वीडी दिखाते हैं, एक कैश दिखाएंगे, आप कैश बैंक में भी हो सकता है, कैश आपका जो कैश रहेगा, आपका पैसा आपके कैश हो सकता है, बरोबर। तो वही मनी आपके बैंक में हो सकता है, तो ये सब आपका यहीं पे दिखेगा, या फिर एसेट। तो यहीं पे याद रखो, पहले टेबल में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं, बस ये यहाँ पे इधर ये तीनों में से कुछ तो आपको दिया रहेगा, वो लिखने का यहाँ पे, बरोबर। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका टोटल कर लेने का, टोटल करके यही जो बीडी है यही आपका यहाँ पे सीडी बन के आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपका। उसके बाद पार्टनर का करंट अकाउंट। अब पार्टनर का करंट अकाउंट वापस से आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दिया जाता है। अब याद रखना यहाँ पे जो अमाउंट है, अब पार्टनर लोगे तो देखो पार्टनर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो एक्स वाई लिखा है ना, एक्स वाई ये पार्टनर लिखा है, तो यहाँ पे हम मान लो अगर नाम लिखा है, अगर राम, आपने राम और सीता लिखा है, बराबर। अगर आपने लिखा है, मान लो 2 पार्टनर है, एक राम है एक कृष्णा है, बराबर। तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, एक कॉलम में आप राम का नाम लिखोगे, उसके नीचे अमाउंट, यहाँ पे कृष्णा, उसके नीचे उसका अमाउंट, दोनों का अमाउंट, बराबर। क्लियर है ये। तो ये जो एक्स वाई है ये पार्टनर का नाम है, एक्स वाई ए बी जो भी है, अब तो आपको दिया रहेगा सब में अलग अलग। अब देखो करंट अकाउंट कैसे, कैपिटल समझा है, कैपिटल में क्या करना है, बस खाली बैलेंस दिखाने का है, कैश का नहीं तो बैंक का, नहीं तो आपको एसेट दिखाने का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये साइड कुछ नहीं दिखाना है आपको। अब फिक्स कैपिटल है तो दूसरा टेबल भी इसमें आएगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बस इतना याद रखो, अगर आपके पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड उसका एंट्री करना है, अगर पार्टनर को लॉस हो रहा है या मान लो पार्टनर के जेब से पैसा जा रहा है बिजनेस में, पार्टनर के जेब से जा रहा है बिजनेस में, तो आपको डेबिट साइड दिखाने का है, और पार्टनर के जेब में आ रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट साइड दिखाना है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो मतलब देखो कैपिटल कौन देता है, पार्टनर। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, फिर तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को क्या मतलब, पार्टनर का फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। फायदा है तो ये साइड क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगला सैलरी, सैलरी भी मिलेगा पार्टनर को मिलेगा, कमीशन पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस जो भी आपका नेट आता है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो भी आपके पार्टनर को ही जाता है, बरोबर। तो वो भी आपको यहीं पे दिखाने का है। फिर उसके बाद अब पार्टनर, देखो पार्टनर के जेब से जो बिजनेस में जाएगा पैसा, जैसे कि एग्जांपल में ड्राइंग, अब याद रखना देखो जब भी मान लो कैपिटल डाला है बिजनेस में, जब भी पार्टनर पैसा डालता है तो कैपिटल होता है। अब कैपिटल उसने डाला है, मान लो 10,000 डाला है, अब फ्यूचर में देखो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब वो जब आपके कैपिटल का जब वापस निकाले थे ना पर्सनल यूज के लिए, अब मान लो मैं एक बिजनेस चालू करता हूँ, उसमें मैं 10,000 डालता हूँ, वो मेरा कैपिटल हो गया। अब मैं फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर मान लो मेरे को 2,000 का नीड पड़ा, तो मैं क्या किया, वो 2,000 निकालता हूँ, अगर मैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको मैं ड्राइंग बोलूँगा। और जब भी याद रखना ड्राइंग होता है आपका निकलता है तो हम कंसिडर करते हैं कि ये पार्टनर का लॉस है, ऐसा हम समझ के लेते, बरोबर। तो हम पार्टनर का लॉस, ड्राइंग पार्टनर का लॉस है, डेबिट साइड दिखा दिया। वापस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब वो जब पैसा लेगा पर्सनल यूज के लिए तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, तो पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट दिया मतलब पार्टनर का लॉस हो गया, तो ये साइड दिखा दो, बरोबर। इतना क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक समझ आया आपको। अगर आपका नेट प्रॉफिट आता है तो ये सेट दिखाने का, नेट लॉस आता है तो ये सेट दिखाने का। उसके बाद ये टोटल करने का, एक्स वाला टोटल कर लिया, यहाँ भी एक्स वाला टोटल कर लिया, जो ज़्यादा आता है उसको कम से माइनस करके जो भी आता है वो सी डी आता है। तो आपका अगर ये साइड सी डी आया तो ये साइड दिखा दो, ये साइड सी डी आया तो ये साइड दिखा दो। और याद रखना यहाँ पे 2 करके लिखने का, यहाँ पे बार। अभी देखो 12th में तो मैं कंसिडर करो कि अब ये 2 बाई ये सब चीज़ें तो आपको पता होगा, बस। और नहीं भी पता है तो सुन लो कि जब भी आप डेबिट साइड लिखते हो तो आपका 2 करके लिखते हैं, और जब भी क्रेडिट साइड लिखते हो तो बाय बाय करके लिखते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा, बरोबर। अब सेम चीज़ क्या होता है, आपका जो सेकंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करना होता है आपको, वो दोनों जो टेबल थे ना, सब दोनों को क्या करने का है, साथ में कंबाइन लिख देने का है। पहले यहाँ पे आपका वो बैलेंस वाला, उसके बाद वापस से पहले वही देखो दोनों टेबल को ना मर्ज कर दो, दोनों टेबल को साथ में लिख दो, वही आपका बन जाएगा पार्टनर का कैपिटल मेथड। किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। तो यहाँ पे आपको वापस से वो बैलेंस दो, जो भी बैलेंस लिखेंगे उसके अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो ये साइड, पार्टनर को लॉस हो रहा है तो ये साइड। समझा गया रे पक्का? यहाँ तक मैं समझ के चला हूँ कि आपको समझाए। पर बच्चे ही तो देखो यहाँ पे आप एक ये एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या बोला है देखो, कैपिटल बैलेंस है कितना, 60,000 है और 30,000। देखो आनंद का 60 है, भारत का कितना है, 30 है, तो वही यहाँ पे बैलेंस दिखा। अब सिंपल है, देखो कौन सा मेथड, दोनों फिक्स मेथड बोला है, फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड में अपने को ये जो बैलेंस होता है उसको अलग दिखाना पड़ता है, बरोबर, अलग दिखाना पड़ता है। और जो रिमेनिंग जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं पार्टनर बिजनेस के बिटवीन, उसको हम क्या करते हैं, अलग पार्टनर करंट में दिखाते हैं। तो बैलेंस था यहाँ पे दिखा दिया, आनंद का कितना 60, आनंद का 60 बोला है ना, आनंद का 60 बोला है तो यहाँ पे 60 आपने दिखा दिया, बरोबर। भारत का कितना बोला है 30, आपने यहाँ पे 30 दिखा दिया, बरोबर। अब ये टेबल में मैंने बोला था कि कुछ नहीं दिखाने का, बस यही दिखाने का जो भी बैलेंस रहता है। अब वो बैलेंस कैपिटल हो सकता है, बैलेंस एसेट हो सकता है, बैलेंस कैश हो सकता है। तो ये 60 आपने ये किया, कुछ नहीं है तो 60 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखो कुछ नहीं है आपका, तो वही चीज़ यहाँ पे सीडी चलेगा और वही चीज़ वापस यहाँ से बैलेंस बीडी आ गया।
बरोबर, यहाँ तक क्लियर है। अगला पार्टनर का करंट, अब इसमें क्या क्या चीज़ और बोला है देख लेते हैं। अच्छा क्या बोलता है अब यहाँ पे, दे ड्राइंग, अच्छा दोनों का ड्राइंग दिया है, ड्राइंग कितना बोलता है 12, देखो एक का 12,000 दिया है 12,000, एक का 10,000, बरोबर। तो ड्राइंग है तो ड्राइंग है, अच्छा ड्राइंग है तो ये बिजनेस पार्टनर के लिए फायदा है कि नुकसान है। तो अभी मैंने बोला था ड्राइंग कभी भी होता है तो पार्टनर का नुकसान हम कंसीडर करते हैं। नुकसान का कंसीडर किया तो उसको कौन सी साइड दिखाओगे आप, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड यहाँ पे इसका देखो, आनंद में 12,000 दिखा दिया, ये आपका 12,000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया, बरोबर। क्लियर है ये। आगे क्या बोलता है, एज पर दी एग्रीमेंट पार्टनर आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल। हाँ क्या बोला है, जो कैपिटल पार्टनर लोग ने डाला है उस पर 10% उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बरोबर। उतना ब्याज मिलेगा उनको प्लस बढ़ा के। तो अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे तो बढ़ा के मिलेगा, बरोबर। तो फायदा है कि नुकसान है, दे फायदा है, करेक्ट। अब फायदा है तो कौन सी साइड, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया आपने, 6,000 3, अच्छा 6,000 3,000 कहाँ से आया, 10% बोला है मारने को, तो 60,000 का उसका कैपिटल, 60,000 का 6,000 हो गया, 30,000 का 3,000 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे 6,000 दिखा दिया आनंद में, भारत में 3,000 दिखा दिया। आगे क्या बोलता है, आई होप यहाँ तक समझा हो आपको, यहाँ तक आपको समझा है, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूँ। आगे क्या बोलता है, ड्राइंग इज टू चार्ज 12%। अच्छा क्या बोलता है, जो ड्राइंग निकाले हैं दोनों उस पर वो लोग 12% क्या करेंगे, पैसा भरेंगे उस पर, बरोबर। तो ड्राइंग कितना है, ड्राइंग कितना बोला था, ड्राइंग यहाँ पे दिया था ना, एक 12,000 दिया है, एक 10,000, तो 10,000 12,000 का दोनों का 12% निकालोगे आप, बराबर। दोनों का 12% आपको निकाल लेने का और उसको यहाँ पे दिखा देने का, करेक्ट। तो यहाँ पे 12,000 का जब निकालोगे आप, 12,000 का जब आप निकालोगे, अच्छा कितना बोला है, 12,000 पे आपको कितना बोला है यहाँ पे, डूइंग टू बी चार्ज है 12%, आनंद गेट, अच्छा आनंद, ओके ओके, क्या बोलता है, आनंद जो है, आनंद को क्या मिलने, यहाँ पे क्या बोला है, डूइंग इज टू चार्ज, ओके। दोनों पार्टनर को क्या है, आपको 12% चार्ज करोगे, ओके क्लियर है। तो ड्राइंग का निकाल लेने का 12%, बरोबर। अच्छा तो यहाँ पे देखो जो आपका है, ड्राइंग का है आपका, एक का 12,000 है ड्राइंग, एक का 10,000 है, तो दोनों का आप निकाल लो 12% और यहाँ पे आप यहाँ पे 100 कर दो, क्लियर है। तो यहाँ पे एक का 720 आ गया, एक का 600 आ गया। आगे क्या बोलता है कि आनंद को क्या मिला है, सैलरी मिला है। अच्छा आनंद को सैलरी मिला है तो भाई सिंपल सा, सैलरी नुकसान में तो होएगा नहीं, जिंदगी में किसको भी सैलरी मिलेगा तो खुश होगा ना, उसका तो प्रॉफिट ही है। और बात, तो आनंद को 2,500 का सैलरी मिला है तो वापिस से डेबिट साइड जाओ, आनंद के नाम पे वहाँ पे लिख दो सैलरी, उसको कितना कितना बोला है, अच्छा 2,500 पर मंथ बोला है, ओके ओके 2,500 पर मंथ बोला है। तो एक महीने का है, तो हम तो भाई जब भी अकाउंट करते हैं हम तो पूरे 12 महीने का करते हैं ना, साल का करते हैं, तो 2,500 इंटू 12 कर दो, 2,500 इंटू 12 कर दो, कितना आएगा, 2,500 इंटू 12 कर दो, आपका आ जाएगा 30,000। तो यहाँ पे सैलरी दिखा दिया 30,000। आगे क्या बोलता है कि भारत को कमीशन मिलने वाला है 3%, बरोबर। किस पे, 5 लाख सेल पे उसको मिल रहा है, तो 5 लाख का 3% निकाल लो, 5 लाख का 3 कितना, 5 3 15 हो गया, बरोबर। पीछे का 2 2 जीरो कट गया, बरोबर। तो कितना हो गया, 15,000 आपका बच गया। तो यहाँ पे आपने 15,000 दिखा दिया कमीशन, किसके नाम पे, भारत को। आप बोल के यहाँ पे डैश क्यों किया है, भारत को डैश क्यों किया है सैलरी, क्योंकि भारत को सैलरी नहीं मिली। आनंद को क्यों डैश किया, क्योंकि आनंद को कमीशन नहीं मिला, जो जिसको मिला उसके में दिखा दिए। कमीशन भी फायदा है ना, सिंपल से बात है, कमीशन मिला है तो फायदा फायदा तो होएगा ही। आगे क्या होता है, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 60,000। अब याद रखना, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो एक बंदे को जाएगा नहीं, दोनों को जाएगा, तो दोनों को जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है, बराबर, कितना रेशियो में बांटने का, 2:3 रेशियो में आपको बांटने का है, बराबर। तो इसका रेशियो निकाल लेने का, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं पता है ना, अभी ये मान लो जो भी आपको दिया 60,000, कैसे निकाला है, सिंपल सा, ये 60 है, 60 के अपोन में क्या रखने का है, 2+3 रख देने का। देखो शॉर्टकट बता दो, 2+3 5 डाल देने का, इसके नीचे 5 डाल देने का, 5 से इसको डिवाइड कर देने का, 5 से डिवाइड कर दोगे, इंटू इंटू जिसका 2 बोला है उसको 2 से इंटू कर दो, जिसका 3 बोला है उसको 3 से इंटू कर दो, आ जाएगा आंसर। जैसे आनंद का भी, आनंद का कितना बोला है, 2 बोला है ना, तो 63 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। फिर कितना बोला है आनंद का, 2 2 बोला है तो 2 से इंटू कर दो तो कितना, 24 हो जाएगा, करेक्ट। और उसका कितना बोला है, 3 बोला है ना, तो वापिस से 60 डिवाइड बाय 5, ये 5 क्यों कर रहा हूँ, ये ऐड करके ये चीज़ें देखो। अभी ये शॉर्टकट, अब मैं आपको वीडियो में नए नए चीज़ बताते रहूँगा। और अभी अकाउंट में देखो कैलकुलेशन में ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाने का है, शॉर्टकट शॉर्टकट करेंगे, फटाफट सही सही आंसर लेके आएंगे। इसका 24,000, इसका 36, अब ये प्रॉफिट बोला है ना इसीलिए, और प्रॉफिट भी फायदा होएगा ना, तो ये टोटल कर दिया। अच्छा यहाँ पे खाली ड्राइंग था अपना और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग था, तो यहाँ पे टोटल कर दिया, ये लोग का टोटल किया। अब देखो ये जो सीढ़ी है ये बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, ये सीढ़ी आपका बाद में आएगा, पहले यहाँ का टोटल कर लेना। ये आपका 12,000 और ये 720 आपका कुछ तो आ जाएगा, आपका कितना, 12,720 आ जाएगा। तो 60 में से 12,720 माइनस करोगे तो 47,000 आएगा, समझ आएगा। अरे ये आंसर के लिए ये मेन चीज़ आंसर है। तो हम जब भी ये बनाएंगे ना, ये टेबल बना के जब भी हम सॉल्व करेंगे तो अपने जो लाइबिलिटी साइड है वहाँ पे हम ये आंसर लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे करंट अकाउंट करके, आनंद का करंट अकाउंट का कितना बैलेंस है 47, ये लिखेंगे, भारत का कितना 43,400, ये एंट्री करेंगे हम कहाँ पे, लाइबिलिटी में। तो इस आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, उतना कोई इशू नहीं है।
वो सब मैं बताते जाऊँगा, बस अभी समझते जाओ कि हो क्या रहा है। अगर कुछ जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगला मेथड देखो, अगर सेम चीज़ आपको वापस सेम सम दिया, आपको बोला है कि सॉल्व करो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, तो क्या करना है, मैं क्या बोला था, दोनों टेबल मर्ज हो जाएगा, साथ में आ जाएगा, तो वही 60,000 60 हो गया, बराबर। उसके बाद इंटरेस्ट वापस से फायदा है तो इधर इधर ये सब देखो, फायदा वाला चीज़ दिखा दिया यहाँ पे, लॉस वाला चीज़ यहाँ पे दिखा दिया, वापस से टोटल करने का। अब याद रखना, ये सीडी बाद में आता है, अब बुक में थोड़ी वो बताएगा ये बाद में आया पहले आई, उसको तो दिखाना पड़ेगा ना, अब आपको समझ के लेने का है। तो ये टोटल करके माइनस किया, ये 12,000 तो ये आ गया, तो देखो आंसर देखोगे ना, आंसर आपका ये दोनों का टोटल किया 60 और 60 120, 30 और 54 84। समझ आएगा, नहीं समझना चाहिए ये चीज़ें, नहीं समझेगा तो वापस से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो करके उसको देख सकते। अभी देखो यूट्यूब पे फैसिलिटी है, अगर आपको चाहिए कि और फास्ट करना है, कि ठीक है मेरे को खाली रिवीजन करना है, तो आप उसको फास्ट कर सकते हो, 1.5 पे ले लो, 2 पे ले लो, बरोबर, 1.25 पे ले लो। अभी ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से वीडियो को स्लो फास्ट करके देख लेने का। तो आई होप कि मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिया है अच्छे से, आपको समझ गए, बरोबर, ठीक है। अब ये चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ा इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सब में आपको बोलेगा कि करंट अकाउंट बनाओ, ऐसा बोलता है कि पार्टनर का करंट अकाउंट बनाओ या पार्टनर का कैपिटल बनाओ, तो आपको आना चाहिए ना, नहीं आएगा तो फिर कैसे, फिर अपना टारगेट क्या है, ये चैप्टर में 12 में से 12 लाने का है, अपना टारगेट 12 में से 12 का लेके चलो, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए, अपने मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए कितने भी। बराबर, तो कैपिटल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कैपिटल, सॉरी कैपिटल मेथड में आपका फिक्स कैपिटल मेथड में आपका कांस्टेंट रहेगा कैपिटल, और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है आपका चेंज होते रहता है, बराबर। देखो बोला है ना, चेंजिंग एवरी ईयर ड्यू टू ट्रांजेक्शन, समझा क्या ये चीज़ें भी समझ के लो। मीनिंग देखो ये नाम में ही मतलब छुपा है, फ्लक्चुएटिंग मतलब ही होता है चेंज होना, क्या कैपिटल कैपिटल चेंज होगा, करेक्ट, ठीक है। अभी आगे देखो ये चीज़ें देखो ऑलरेडी 11th में आपने पढ़ के लिया है कि जब भी अकाउंटिंग जाती है तो यही स्टेप्स आपके होते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, फिर जर्नल का यूज करके लेजर बनाते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 बुक बनाए थे, याद होगा, 3 अकाउंट बनाते हो आप, पहला एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट बनाते हो आप, करेक्ट। अब देखो फिल इन द ब्लैंक, अच्छा ये आपको पूछ सकता है कोई भी, देखो कोई भी आपको मुंह उठा के पूछ सकता है कि भाई फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, तो आपको इतना कैपेबल आप होने चाहिए कि आप आंसर कर सको, कभी बनाते फाइनल अकाउंट, नाम में ये फाइनल फाइनल कभी होता है, लास्ट में होता है, तो आप ईयर के लास्ट में बनाओगे, ईयर के लास्ट में मतलब कभी नहीं, दिसंबर में, हाँ नहीं दिसंबर में नहीं, कभी बनाने का, मार्च में। अब अभी देखो मैं बोला आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आपका न्यू ईयर 1 अप्रैल को समझने का, और लास्ट 31 मार्च को। तो क्या बोलता है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ डेट डैश अकाउंट, तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना। आगे क्या बोलता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग, आप क्या बोलते हैं, देखो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझ गए ना, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना सकते हो। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोला है ना, ये लाइन मतलब समझो, क्या बोलता है, जब भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बनाने का। देखो सिंपल सा आपको देखो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो मैं, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करोगे किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो ऐसा ट्रांजेक्शन अगर वो आपका बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन मतलब सिंपल से मान लो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करने का है, मान लो मैं एक साड़ी का शॉप मेरे को बनाने का, अभी एक साड़ी का मेरे को बिजनेस चलाने का है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ना, उसको मैन्युफैक्चर करके पैकिंग वो सब करना पड़ेगा, तब उसको सेल के लिए लेके आऊँगा। तो अगर कोई भी मेरा खर्चा है, कोई भी मेरा एक्सपेंस है, या कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम है आपका रिलेटेड टू आपका, अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो पहले बुक में लिखने का, समझा गया। जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ आपको सिंपल सा, मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ चलो फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चर करोगे, बरोबर, तो वो किस में आएगा, पहली वाली बुक में आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग बुक में डालने का। अगर मैं आपको बोलता हूँ ऑफिस रेंट, तो ऑफिस में थोड़ी कोई बनाता है, ऑफिस में क्या होता है भैया, ऑफिस में मैनेजमेंट का काम होता है, बरोबर, अकाउंटिंग का काम होता है, तो वो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग से, वो तो सेलिंग से रिलेटेड हो गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं उसको। जो भी आपका सेलिंग से रिलेटेड होगा उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे। क्लियर है क्या ये। आगे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल, देखो ये भी नॉमिनल में ही आएगा, क्यों, क्योंकि अपन पढ़े, आपने 11 में पढ़े, जब भी एक्सपेंस और इनकम की बात आती है तो उसको नॉमिनल बोलते हैं। गोल्डन रूल पढ़ा होगा ना आपने, गोल्डन रूल में आपने पढ़ा होगा कि भाई एक्सपेंस का आपने पढ़ा होगा, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम, पढ़ा होगा आपने। तो आपका नॉमिनल में डेबिट आपका क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस आता है, तो ट्रेडिंग में भी इनकम एक्सपेंस लिखते हैं और इसमें भी लिखते हैं। फर्क क्या होता है उसमें भैया, क्या रखते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं हम, सेकंड वाली बुक में हम सेल से रिलेटेड रखते हैं, समझा क्या, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो वापस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब आपका सेलिंग से रिलेटेड रहेगा। जैसे मान लो अभी सिंपल से मान लो, अगर आप सामान मंगा रहे हो आपके बिजनेस के लिए, तो सामान आप मंगाओगे, तो मंगाओगे सामान तो उसको बनाने के लिए मंगाओगे, मतलब ऐसा थोड़ी है बेचने के लिए,
समझ रहे हो ना आप? अगर आप खुद के पास मंगाओगे तो याद रखना उसको पहले बुक में लिखोगे, पहली वाली बुक जब भी मैंने देखो पूरे लेक्चर में जब भी पहली बुक बोला दिमाग में आपके ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए। दूसरी बुक बोला मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए। तीसरी बुक बोला मतलब आपका बैलेंस शीट। समझा कि अभी अभी थोड़ा आपको समझ के लेना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, टू फाइंड द नेट प्रॉफिट। आगे क्या बात बोलता है, क्या बोलता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब भी बनाते हो तो मेन मोटिव क्या होता है कि आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आए। और यही इंटेंशन होता है। पहली बुक का क्या इंटेंशन होता है, ग्रोस प्रॉफिट। पूरा बुक क्यों सोल्व करते हो, लास्ट में ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए। ऐसा है क्या, नहीं बिना ग्रोस प्रॉफिट निकाले आप सेकंड वाली बुक बना लोगे आप? नहीं ना, ग्रोस प्रॉफिट के लिए आपको बनाना पड़ेगा पहला बुक। आगे क्या बोलता है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड दिया है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी मतलब दिया है। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ परमानेंसी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब भी आप बनाओगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में आप कैसे अरेंज करते हो एसेट को। बैलेंस शीट में अभी देखो एसेट आता है, लाइबिलिटी आता है, तो किस फॉर्म में लिखते हो, पहले आप डेटा की एंट्री करते हो। देखो 11 में आपने करके आया है, पहले आप डेटा की एंट्री करते हैं कि पहले आप एसेट की एंट्री करते हैं, पहले आप क्लोजिंग स्टॉक। तो एक ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी करके। और भैया आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। अब देखो ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सही बात बोल रहा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो पहली और दूसरी बुक को हम अकाउंट लिखते हैं, पहली बुक के ऊपर हम लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी बुक के ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट तीसरी बुक के ऊपर हम ऐसा नहीं लिखते बैलेंस शीट अकाउंट। कभी लिखा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है आपका, वो आपका स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है। स्टेटमेंट मतलब क्या, जो आपको बिजनेस का पोजीशन बताए कि आपका बिजनेस अभी कौन से लेवल पे है। बरोबर, तो आपको बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, कितना एसेट है कितना लाइबिलिटी है। बरोबर, सही बोला ना? तो एसेट और लाइबिलिटी पता करके आप पता कर सकते हो ना कि आपका बिजनेस अभी कौन से लेवल पे है। समझ आए? और पहले देखो पहली बुक का इंटेंशन क्या है, ग्रोस प्रॉफिट निकालने का। दूसरी बुक भैया बताता है अपने को नेट प्रॉफिट नेट लॉस, कि बिजनेस में आपको साल भर में कितना नेट हुआ, कितना कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। आगे क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज अप्लाइड ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे ही हमेशा डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चीजें आपकी जो होती है फिक्स, गाड़ी हो गया, व्हीकल हो गया। बरोबर, अभी जो आपका गुडविल होता है ये भी आपका एसेट होता है। बरोबर, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो ये सब चीज़ों पे आपको नॉर्मली आपको एग्जाम में नहीं दे बोलेगा डेप्रिसिएशन लगाने का, उस पर नहीं लगाने का। आगे क्या बोलता है, कैश रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज रिवेन्यू रिसीट। अभी क्या बोला है, देखो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपको पैसा आता है, जो भी मान लो अगर मैं साड़ी का दुकान खोला हूँ तो मैं साड़ी बेच के जो पैसा मिलेगा, साड़ी बेच के जो पैसा मिलेगा उसको मैं बोलूँगा रिवेन्यू। लेकिन मान लो मैं साड़ी का दुकान खोला हूँ, बराबर, उसी में मैं क्या करता हूँ, मेरा साड़ी का दुकान बहुत बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, एक कोने में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह में क्या करता हूँ, उसको भाड़े पे दे देता हूँ छोटा सा काम करने के लिए। तो उससे भी कुछ पैसा आएगा, लेकिन उसको मैं रिवेन्यू नहीं बोलेगा। वो समझा क्या, वो मेरा साइड बिजनेस समझ सकता है आप लोग। तो जो साइड में होता है ना, साइड में मतलब भैया रिवेन्यू मतलब आपका मेन बिजनेस प्लस साइड में छोटा मोटा जो पैसा आता है, वो दोनों को मिला के जो आता है उसको हम बोलते हैं इनकम। ये क्लियर होना चाहिए चीज़ें, रिवेन्यू और इनकम मतलब। रिवेन्यू मतलब आपका जो मेन बिजनेस है उससे रिगार्डिंग पैसा आएगा, बरोबर। और इनकम मतलब क्या होता है, मेन बिजनेस प्लस साइड में जो छोटे मोटे आपके पैसे आते हैं या जाते हैं, बरोबर। अब इनकम है तो आने वाली पैसे होंगे। आगे क्या बोलता है, एज पर दी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लो देखो आपको जब एडजस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में दो आपको अमाउंट दिया जाएगा, बरोबर। दो अमाउंट देता है, एक ज़्यादा देता है एक कम वाला, एक लेस वाला होता है एक हायर वाला होता है। वहाँ पे हमेशा हमेशा आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट में से मिलेगा। कौन सा, पहले दूसरे एडजस्टमेंट में ही दिया होता है। अगर एक अमाउंट दिया है तो क्लियर है, वही आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर दो अमाउंट है, देखो भैया नहीं समझ आए बता देता, चलो एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो। अभी देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में आपको कितना दिया स्टॉक का, आपको कितना बोलता है 58,000, बरोबर। क्लोजिंग कैसे है, देखो साल के लास्ट में आ रहे 31 मार्च बोल रहे बाबा, 31 साल के लास्ट में क्लोजिंग होता है ना। तो ये आपका क्लोजिंग है कितना 58 बोलते, तो एक अमाउंट है तो क्लियर है 58 ही आएगा। लेकिन मान लो कोई सब में आपको दो दे दिया, 58 करके दे दिया और एक अमाउंट दे दिया, तो वो टाइम पे ज़्यादा भी सोचना नहीं है, लेस वाला लेने का, लेस वाला क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना ये कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है एकदम राइट। आगे चलते हैं। इस पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड। अब क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कंपलसरी नहीं है, आप अलाउड भी कर सकते हो नहीं भी अलाउड कर सकते हो, मतलब आप उसमें डाल भी सकते हो नहीं भी, जैसा भी आपने एग्रीमेंट में लिख के लिया है। आगे क्या बोलता है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज नॉट टू बी रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो वेजेस मतलब अभी देखो वेजेस, और आपको देखो पता होना चाहिए वेजेस क्या होता है, बराबर, और सैलरी क्या होता है। अब मान लो मैं एक बिजनेस चालू किया हूँ, अब डेली में क्या करता हूँ, जो मजदूर लोग आते हैं ना, मजदूर लोग, अरे मजदूर लोग मतलब अभी जो भी आते हैं दिन में आते हैं ना, कड़िया लोग 500-600 रुपया लेके आपका दिन में काम करते हैं, उनको हम वेजेस, उनको जो पैसा देते हैं उनको वेजेस बोलते हैं। अब जो एम्प्लॉय लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉय लोग होते हैं जिनको आप मंथली देते हो कुछ ना कुछ अमाउंट, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको हम सैलरी बोलते हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये चीज़ मतलब बेसिक है रे बाबा। ये चीज़ें नहीं पता रहेगी तो अभी कैसे तुम लोग आगे जाएगा, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए तुमको। तो वेजेस क्या होता है, वो जो हम लोग मजदूर लोग को देते हैं, बरोबर। और इनकम क्या होता है, जो हम लोग एम्प्लॉय लोग को, सॉरी सैलरी क्या होता है जो हम लोग एम्प्लॉय लोग को देते हैं। क्लियर है ये?
तो क्या बोला है, जब भी मान लो, अगर मान लो आपने एक मशीन, चलो ठीक है, आपने एक मशीन लेके आए घर में, आप लेके आ गए, एक आप एक कंप्यूटर लेके आ गए। अब कंप्यूटर लेके आए तो क्या कर रहे हो आप, उसको इंस्टॉलेशन करवाओगे, उसको लगवाओगे ना, सिंपल सा बात है। उसको जब आप लगवाओगे तो वो टाइम पे जो लगाने आया बंदा वो आपसे चार्ज करता है, मान लो 500 1000 रुपया चार्ज किया, तो उसको वेजेस में मत दिखा देना कि अभी तो आपने बोला कि दिन में जो पैसा देते हुए मजदूर को जो वेजेस, उसको नहीं 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 नहीं, याद रखना वो किससे रिलेटेड है, वो आपका मशीन के लिए है ना, मशीन के लिए है, वो वेजेस मशीन के लिए जा रहा है तो उसको मशीन में ही दिखाएंगे। समझा क्या? मशीन के लिए तो उसको मशीन में ही दिखाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे आता है, तीसरी वाली बुक में आता है, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तीसरी वाली बुक में आएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी सेकंड वाली बुक में आएगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली वाले जो आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। अब थोड़ी मैं भी, ये बिजनेस थोड़ी है बुला के मैं डेली मशीन का इंस्टॉलेशन लगाई, ऐसा कोई बिजनेस थोड़ी होता है बाबा। बराबर, तो सिंपल सा बात है, इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर करके तीसरी वाली बुक में, मतलब आप कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। बोला है ना, इट इज नॉट टू बी दिखाओ, इसको ट्रेडिंग में मतलब लेना बेसिस समझ के। बरोबर। क्या बोलता है, ऑल इनकम अदर देन इनडायरेक्ट, यार ये क्या बात बोलता है, बोलता है जो जो आपका इनकम डायरेक्ट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यार ये सिंपल सा बात है, इतना देखो, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनकम। अभी देखो ये क्या घुमा रहा है, आपको मतलब पता होना चाहिए। अभी ये जो लिख के दिया इसका मतलब क्या है, बोलता है डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट, यार सही बात है। अपने को भी समझता है डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट, अभी इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट मतलब सेल से रिलेटेड रहेगा। सेल से रिलेटेड मतलब क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन, देखो इनकम बोला है मतलब आने वाले पैसा, आप कैसे आएगा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उस पर पैसा आ सकता है, आपने देखो डिस्काउंट आपको आ सकता है, कमीशन आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, रेंट मान लो आपको आ सकता है। अब रेंट आप दे भी सकते हो, रेंट आ भी सकता है, याद रखना। अगर आपने किसको भाड़े पे रूम दिया है तो आपको रेंट आएगा, आपने भाड़े पे रूम लिया है तो रेंट आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ें अभी देखो। ठीक है। आगे क्या बोलता है, पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट डिपेंडेंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अरे क्या बात बोलता है, बोलता है जब तक आपका पार्टनर जो है रिटायर नहीं होता है या फिर एक्सपायर नहीं होता है तब तक उसको आप कैपिटल रिफंड नहीं करते हो। समझा है क्या? तो ये चीज़ें भी आपको लिख के लेनी पड़ती है एग्रीमेंट पे। अब देखो, आपका लगभग आपका जो था थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ नोट, जो अपने को ईजी गिरेगा जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो वहाँ पे ये चीज़ें अपने को आएगा, तो पहले ही मैं बता के रखता हूँ, सिंपल सा बात है। अरे सिंपल सा बात है, जब आप कोई भी रेस खेलते हो, अगर पहले से ही उसका रूल बता के रखूँ, आपको शॉर्टकट बता के रखूँ, तो आप रेस जल्दी जीतोगे। कुछ बताओ नहीं, सीधा रेस में खड़ा कर दूँ तो प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो, फ्लाइट इज सिमिलर वर्ड फॉर कैरियर्स इनवर्ड। अब कैरियर्स इनवर्ड दो वर्ड आएगा आपको, कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर्स आउटवर्ड। कैरियर्स इनवर्ड मतलब जो भी आप माल को लेके आते हो, उसको लेके आने का जो भी खर्चा, तो माल को लेके आएंगे तो बनाने के लिए लेके आएंगे, बरोबर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आएंगे, तो मतलब ट्रेडिंग बुक में लिखोगे आप। तो कैरियर्स इनवर्ड ही होता है आपका फ्लाइट करके, जो फ्लाइट करके वर्ड आएगा उसका मतलब ही होता है आपका कैरियर्स इनवर्ड। कैरियर्स आउटवर्ड आया तो कैरियर्स आउटवर्ड मतलब भैया हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके जाने के लिए। आप कोई भी माल को बाहर लेके जाओगे तो माल को बाहर मतलब बेचने के लिए लेके जाओगे ना आप। समझ आया क्या बोले हो? जब भी आप प्रोडक्ट को, जब भी गुड्स को बाहर लेके जाओगे तो बेचने के लिए लेके जाओगे। तो कैरियर्स आउटवर्ड बोला बेचने के लिए, सेल आया तो सेकंड बुक में लिखने का, किधर, पीएल बुक में, पीएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस बुक में। आगे क्या बोलता है, डॉक चार्ज इज अ शिप चार्ज। अरे क्या बात बोलता है, डॉक चार्ज क्या होता है रे? अभी देखो, आप जब भी माल को लेके आओ या माल को लेके जाओ, माल मतलब अभी जो मैं बोला गुड समझ के लेना है, अलग चीज मत समझ लेना तुम लोग माल माल सुन के। समझा क्या? डॉक चार्ज मतलब क्या हो गया, आपका शिप का चार्ज। तो आप देखो, आप ट्रेन के थ्रू लेके जाओ, आप ट्रेन के थ्रू लेके जा सकते हो, बरोबर, या फिर मान लो आप हवाई हवाई जहाज के थ्रू लेके जा सकते हो। तो ये सब जब भी आप लेके जाओ, तो शिप, देखो शिप भी पता है, आप नाव से भी तो लेके जा सकते हो ना, तो जो भी आपका नाव का खर्चा गिरेगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, डॉक चार्ज। तो जब भी डॉक चार्ज बोला, जब भी डॉक चार्ज बोला बच्चे लोग, तो डॉक चार्ज मतलब क्या होता है, जो शिप का आपका एक्सपेंस लगेगा। करेक्ट। आगे क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे अच्छा, ओके, बैटरी लो है, चार्जिंग लगा देता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट दो, हाँ मुझे 1 मिनट। ठीक है, चलो, थैंक यू। आगे क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी इज टैक्स ऑन पोर्ट चार्ज। अब पोर्ट चार्ज क्या होता है, देखो, अब नाव आएगी तो नाव जो किनारे पे रुकती है उसको, देखो हिंदी में अपन बंदरगाह बोलते हैं, बरोबर, इंग्लिश में उसको पोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चार्ज देना पड़ता है, आपका जो भी आपका गुड्स होता है ना उसको उतरवाने के लिए, बराबर, उसको रखवाने के लिए कुछ ना कुछ आपको चार्जेस देना पड़ता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं आप। तो याद रखना, कस्टम ड्यूटी जो है आपका, जो आपका कस्टम ड्यूटी है, पोर्ट चार्जेस है, बरोबर, आपको माल को लेके आने के लिए देना पड़ता है। तो ये आपका कौन सी बुक में आएगा, पहली बुक में आएगा, बरोबर। ये सब चीज़ें मैं आपको देखो अगले लेक्चर में जो होगा, अगला वीडियो में आपको बता दूंगा, आपको याद करवा के दे दूंगा, दिमाग में याद करवा के दूंगा कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में जाएगा, कौन से वाले अकाउंट में जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो, बस खाली अभी ये थोड़े थोड़े मीनिंग समझ लो। हो भाई, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स इनटू अ कंट्री। अरे क्या बोला है, सही बात बोला है, क्या बोला है, मान लो ऑस्ट्रेलिया से आपने इंडिया में माल मंगवाए, तो वहाँ पे आपको बॉर्डर पे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है इंपोर्ट करवाने के लिए आपके गुड्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी। आगे क्या बोलता है, प्रोडक्टिव वेजेस। अरे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है,
प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है? अब मान लो आप वेजेस लोग को बुलाए, मजदूर लोग को बुलाए, तो मजदूर लोग से जो भी आप प्रोडक्ट के लिए बनवाने के लिए काम करवा रहे हो, तो उसको आप बोलोगे प्रोडक्टिव वेजेस। लेकिन ऐसा है क्या है कि बस वो लोग क्या करते हैं, आपका दिन भर काम करते हैं, बैठे बैठे और भी काम करके चले जाते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने को क्या देना पड़ता है, उनको चाय पानी का खर्चा देना पड़ता है। बराबर, सही बात बोला कि नहीं? ये देखो आपने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज़ें देखी होगी कि मजदूर लोग क्या करते हैं, 2-3 घंटा काम करते हैं, फिर चाय पानी का। अब ऐसा नहीं, वो लोग खुद की जेब से नहीं करते, क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो उनको देता है, या जो मालिक होता है ओनर जो काम करता है वो देता है। तब ये चीज़ें भी तो फ्री की तो नहीं आएगी ना, सिंपल सा बात है। ये चीज़ें जाएगी तो कुछ ना कुछ पैसा जाएगा, कुछ ना कुछ तो पैसा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसा आप दिखाओगे नहीं कि चलो ठीक है 5 रुपया 6 रुपया तो अपन नहीं दिखाएंगे चाय का। बराबर, क्योंकि काफ़ी अगर बहुत सारे वेजेस है तो 5-5 करके बहुत पैसा हो जाएगा, तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो उसको हम कौन सी बुक में दिखाएंगे? उसको हम दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या होगा आपका एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल जो काम के लिए दे, और जो आपका चाय पानी का खर्चा होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है चाय पानी का खर्चा। तो चाय पानी का जो भी आपका रहेगा एक्स्ट्रा वेजेस, उसको हम क्या बोलेंगे? अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वाला दिखाएंगे बच्चे लोग पहली वाली बुक में, अनप्रोडक्टिव वाला दिखाएंगे सेकंड वाली बुक में। सेकंड वाली बुक मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली बुक में। आगे क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इज सिमिलर टू प्रोडक्टिव। यार ये क्या बात बोलता है? बोलता है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो है ना वो सेम वर्ड है प्रोडक्टिव वेजेस के लिए। मतलब आपको देखो सिमिलर वर्ड है, अगर ये आया तो भी वही मतलब, ये आया तो भी वही मतलब। तो जहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस को डालते हैं वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस को डालेंगे। आगे क्या बोलता है? वेजेस एंड सैलरी इन ट्रेडिंग। अरे क्या बात बोला है, 11 में यही चीज़ आता है तो हम डर जाते हैं। अब 12th में देखो ऐसा बता के दिया है, 11 में ये सब चीज़ें देखो, 11th में भी ये चीज़ें है बट हम वहाँ पे नोटिस नहीं करते, और वहाँ पे एक दो ही सब में ऐसे ये चीज़ें आपको आती है। बराबर, तो याद करके ले लेते बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या समझ लो कि वेजेस एंड सैलरी बोलेगा तो कौन सी बुक में लिखेंगे? ट्रेडिंग बुक में। और वही आपको दिया है सैलरी एंड वेजेस, तो कौन सी बुक में? पीएल बुक। पीएल बुक मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस बुक, करेक्ट। अच्छा देखो, आप कभी भी आपको खाली सैलरी बोला, खाली सैलरी बोला तो सेकेंड वाली बुक में लिखने का। लेकिन अगर आपको वहीं पे दिया है वर्क्स मैनेजर सैलरी, याद रखना सबकी सैलरी लिखेंगे पीएल बुक में। लेकिन अगर आपको वर्क्स मैनेजर सैलरी बोल दिया तो उसको कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग बुक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी बोलता है, रॉयल्टी का एंट्री कौन से बुक में करेंगे? तो रॉयल्टी को एंट्री का अपन देखो, पहले उसका मतलब समझ लो। रॉयल्टी मतलब क्या होता है? पेमेंट टू यूज आइडिया डिजाइन टू बिलोंगिंग टू। अरे क्या बात बोला है, क्या बोलता है? मान लो अगर आप किसी का आइडिया यूज कर रहे हो, अब देखो क्या होता है, कुछ लोग आइडिया देते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मान लो कोई आइडिया दिया आपको बिजनेस का, उसका आइडिया आप यूज करके बिजनेस चालू करें, तो फ्यूचर में होएगा ना, वो भी मांगेगा अपने आइडिया का कुछ ना कुछ परसेंट मांगेगा। तो उसका आइडिया यूज करने के लिए जो भी आप पैसा भरते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। बराबर, उसका क्या बोलते हैं? रॉयल्टीज। आगे क्या बोलता है? प्राइमरी पैकिंग इज यूज फॉर प्रोडक्शन। अरे इसका मतलब देखो, अब आपको क्या आएगा? दो वर्ड आता है, आपको दो चीज़ें आती, दो टर्म आज सुनने को मिलेगा आगे सब में, एक प्राइमरी पैकिंग, एक सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या होता है? मतलब यार प्रोटेक्शन के लिए यूज करने के लिए। प्रोटेक्शन अभी क्या होता है? जैसे मान लो अब मेरा अभी मान लो साड़ी का बिजनेस है मेरा, मैंने अभी बोला था साड़ी का बिजनेस एग्जाम्पल। हाँ, तो मैं एक ही एग्जाम्पल लेके सब समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका पूरा सारे टर्म अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साड़ी का बिजनेस अगर आप चालू कर रहे हो, तो साड़ी आप बना लिए। अब देखो सीधा ऐसा नहीं कि साड़ी बन गई सीधा उसको हम लोग ने फोल्ड किया सीधा मार्केट में लेके जाओगे। उसको क्या कहते हैं? हम एक प्लास्टिक, एक पतला सा प्लास्टिक होता है उसके अंदर डाल के रखते हैं। अगर देखो डालते क्यों है? उसको प्रोटेक्शन, ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए, ताकि उसको हार्म ना हो इसको। बराबर, तो जो भी आप सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए डाले उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, और उसका जो खर्चा आएगा उसको कहाँ पे लिखोगे? ट्रेडिंग बुक में। लेकिन देखो साड़ी का कभी देखो अगर आपने देखा होगा तो वो देखो अच्छे से एकदम बॉक्स में आता है। पहले तो पैकिंग तो रहेगा, इनिशियल पैकिंग होता है अंदर से पैकिंग, लेकिन ऊपर से बॉक्स होता है उसके ऊपर हमारे डिजाइन डिजाइन सब। तो ये जो आउट वाला कर रहा है, जो ऊपर से जो कर रहा है पैकिंग, ये पैकिंग क्यों करता है वो? ताकि लोग अच्छा अच्छे से मतलब, अरे सिंपल से अगर डेकोरेटेड करके देगा, अच्छा बॉक्स में देगा डिजाइन डिजाइन करके, तो लोग जल्दी खरीदेंगे ना, अच्छा दिखेगा तो ये क्या हो गया? सेल्स के लिए कर रहा है वो। तो सेल्स के लिए जब करेगा तो उसको क्या करेंगे? सेकेंडरी पैकिंग। मतलब अच्छा दिखाने के लिए कर रहा है तो सेकेंडरी पैकिंग, और उसको सेकेंडरी पैकिंग है अगर सेल्स से रिलेटेड है तो उसको कहाँ पे दिखाओगे? पीएल बुक में दिखाओगे। करेक्ट, यहाँ तक समझा है? चलो बहुत अच्छे। आगे क्या बोलता है? इफ गुड्स डिक्रीजेस बाय एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन से आपका गुड्स डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या हो सकता है? फायर, आग लग सकती है, थेफ्ट चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल क्या होता है? कभी कभी हम लोग मार्केट में फ्री सैंपल बांटते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। या फिर ड्राइंग, अगर ड्राइंग मान लो कोई जो मालिक है, जो पार्टनर है, वो मान लो गुड्स को निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो भी तो कमी होगा ना गुड्स। तो किसी भी रीजन से अगर आपका गुड्स कम होता है तो क्या करने का? उसको ट्रेडिंग बुक से क्रेडिट करने का। अभी देखो ट्रेडिंग बुक में दो साइड होता है, कि इधर आपका डेबिट होता है, ये साइड लेफ्ट में डेबिट होगा, राइट में आपका क्रेडिट होगा। बरोबर, तो वो साइड जाके वहाँ पे आप दिखा देने का, वहाँ पे उसकी एंट्री कर देने का। करेक्ट। और दो एंट्री होती है, याद रखना ये दो एंट्री होती है, एक तो आप वहाँ पे दिखाते हो और दूसरा आपका अगर दूसरा हम लॉस में दिखा देते, पीएल बुक में दिखा देते। लॉस हो गया ना अभी उतना सामान गया तो। आगे क्या बोलता है? फॉर आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जो करना पेंडिंग है। अरे मान लो आपको फीस भरना है, आपको फीस भरना था 11th का, आप 12th में आ गया अभी तक नहीं भरे, तो ये क्या हो गया? आपका आउट स्टैंडिंग में आ गया। करेक्ट। तो उसकी दो एंट्री करेंगे, क्या कहाँ कहाँ एंट्री करेंगे? एक तो हम लाइबिलिटी में करेंगे,
एंड ऐड इन एक्चुअल अमाउंट, और जो भी आपका अमाउंट रहेगा एक्चुअल अमाउंट, मतलब मान लो पीएल में, सिंपल सा बात है, एक्सपेंस है तो पीएल में लिखोगे, बराबर। मान लो आपका 12,000 फीस था, 11 का 12,000 फीस था, आपने 10,000 फीस किया है, भर दिया, 2,000 बचा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10,000 तो दिखाएंगे, जितना पेमेंट किया है, जितना एक्सपेंस किया है उसको पीएल बुक में दिखा दोगे, उसी के नीचे क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग फीस करके लिखोगे, और 2,000 का और दिखा दोगे एंट्री, क्योंकि 2,000 भी 11 का ही है ना, वही साल का खर्चा है, अगर उसी ईयर से रिलेटेड है, आपका करंट ईयर से रिलेटेड है, तो आपको उसी बुक में दिखाना पड़ेगा, बराबर, वहीं पे दिखाना पड़ेगा साथ में। अगले ईयर का है तो फिर उसको अलग आप दिखाओगे, समझा गया यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग का बस याद रखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो उसकी दो एंट्री करेंगे, एक कहाँ करेंगे, एक लाइबिलिटी में डालोगे, दूसरा कहाँ पे डालोगे, पीएल बुक में डालोगे। आगे क्या बोलता है, प्रीपेड, अरे दे क्या बोला है, प्रीपेड मतलब क्या होता है, एडवांस। मान लो भैया फीस अभी 11th पढ़ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 12th का भी फीस भर दिया, तो जो 12th का भरा हूँ मैं, वो मेरा क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो जो एडवांस होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको उसकी एंट्री कैसे करते हैं, एक तो एक्चुअल अमाउंट से डिडक्ट करते हैं। मान लो अगर मेरा 11 का 20,000 था, 12th का 20,000 था, बरोबर, 40,000 फीस था, तो मैंने 11 में ही 40,000 भर दिया। तो जब अकाउंट बनेगा तो पीएल बुक में मैं क्या दिखाऊंगा, पहले लिखूंगा 40,000, पहले लिखूंगा 40,000, लेकिन देखो करंट ईयर से रिलेटेड बनता है ना आपका, जो भी तीनों फाइनल अकाउंट होता है, जो भी आपका तीनों बुक है करंट ईयर से रिलेटेड होता है, तो करंट ईयर का 11 का फीस कितना होना था, 20,000 होना था, 20,000, लेकिन मैंने कितना भरा था, 40,000, 12th का भी, तो वहाँ पे 20,000 माइनस करना, वहाँ पे क्या लिखोगे कि जो माइनस करना, आगे क्या लिखोगे, एडवांस फीस करके लिखो कि एडवांस फीस 20,000 दिया है, उसको माइनस करो, तो 40 में बीजेगा, वहाँ पे बीजेगा, और जो एडवांस आपने दिया है, अब एडवांस है मतलब फ्यूचर में आपको बेनिफिट होने वाला है, तो उसको कहाँ पे दिखाओगे, एसेट में एंट्री कर देना उसका, समझा क्या, याद रखो। अगर आउटस्टैंडिंग है तो पीएल मतलब आपका प्रॉफिट लॉस में ऐड करेंगे और लायबिलिटी में डाल देंगे। अगर आपका एडवांस है तो उसको माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे एक्चुअल अमाउंट में से, और उसको कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट में से दिखाएंगे। ये चीज़ें समझ के ले लो, जब हम लोग सम करेंगे ना, अरे तुमको 100% भरोसा देता हूँ कि तुमको सब चीज़ें ये याद हो जाएगा, समझ आए साहब, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको सम को सॉल्व करने के साथ साथ। आगे क्या बोलता है, फॉर मल्टीपल ईयर पेमेंट, जब भी आप मल्टीपल ईयर का पेमेंट करते हो, मतलब मान लो अगर 4 साल का आपने पेमेंट कर दिया है, बराबर, तो जब भी करंट अकाउंट का आप करते हो तो क्या करते हो हम लोग, करंट ईयर का जो भी आप करते हो, और 4 साल का आपने किया है पेमेंट, मान लो 4 साल का किया, अभी देखो एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ठीक है वही एग्जाम्पल लेते हैं, 11th 12th का आपने फीस भरा है, तो करंट ईयर क्या हुआ, 11th का है, तो खाली उतना दिखाने का, बाकी क्या करोगे, रिमेनिंग को आप क्या करोगे, एडवांस कंसीडर करोगे, रिमेनिंग आपका एडवांस कंसीडर। यहाँ तक समझा क्या रे, यहाँ तक समझा क्या, तो यहाँ पे आपका पहले चैप्टर का थ्योरी का वीडियो आपका खत्म होता है, पर कोई भी आपको डाउट रहेगा सीधा क्या करने का, कमेंट में आने का, टर्म का मतलब नहीं समझा, टर्म का मतलब पूछ लो कि भैया पे, मान लो वीडियो का वहाँ पे टाइमिंग लिख दो कि ये टाइम पे आपने जो भी बोला मुझे नहीं समझा करके, आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो ही मुझे समझेगा आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, या फिर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या और स्लो पढ़ा हूँ, या फिर और एग्जाम्पल्स डालूँ, और ये चीज़ें देखो आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, समझा क्या। और आपको बहुत सारे वीडियो मुझे बनाने का है, तो आप जैसा मुझे सजेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करते जाऊंगा आने वाले वीडियो में, समझा गया। तो थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा वीडियो कंसंट्रेशन के साथ सुना, आपका यही यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं प्रॉब्लम सम चालू कर दूंगा, बरोबर। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।